हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ तनवीर भट्ट एंड वी आर बैक विद अनदर लेक्चर। सो बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। ये डेफिनेशन दी है एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करना, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। क्या एक नेशन की प्रायोरिटीज़ हैं, एक इकॉनमी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कौन से सेक्टर्स में हमें लगता है कि रिसोर्सेज को ज़्यादा चैनलाइज करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए एक प्लान बनाया जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं नेशन की या इकॉनमी की उनको हम फुलफिल करें। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ये डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। Economic planning is a process under which a central authority defines a set of targets to be achieved within a specified period of time, keeping in view the needs and means of country. तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में था प्लानिंग कमीशन, अब उसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। तो सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है ये सेट ऑफ टारगेट्स को डिफाइन करती है, कुछ टारगेट्स सेट करती है जिनको कि अचीव करना होता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड के लिए टारगेट्स को सेट किया जाता है कि इन टारगेट्स को हम इस टाइम पीरियड में जो है कंप्लीट करेंगे। कीपिंग इन व्यू द नीड्स एंड मीन्स ऑफ कंट्री, किस चीज़ को नज़र में रखते हुए? जो कंट्री की नीड्स होती हैं, जो कंट्री की ज़रूरियात होती हैं, उन उसको नज़र में रखते हुए, और जो कंट्री के पास मीन्स होते हैं यानी कि जो कंट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं और जो कंट्री के पास नीड्स होती हैं उनको नज़र में रखते हुए एक प्लान डिवाइस किया जाता है, टारगेट्स को सेट किया जाता है और इसके लिए एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट में हम इन टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। It refers to a system under which central planning authority sets a set of targets, specifies a set of programs and policies to achieve those targets within a specified period of time। क्या किया जाता है? जो जैसे मैंने बोला सेट ऑफ टारगेट्स रखे जाते हैं, कुछ टारगेट्स रखे जाते हैं एक टाइम लिमिट के लिए, फिर उसको कैसे अचीव किया जाता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि इन टारगेट्स को अचीव करे इस टाइम पीरियड में। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। देखें, अब इकोनॉमिक प्लानिंग की इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन उन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हमें पहले कुछ टर्म्स को देखना पड़ेगा। हमारे पास इकोनॉमी जो होती है ना, इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, पहले हम उनको देखते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक? क्या क्या होते हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं कैपिटलिज्म क्या होता है। इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस और द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस छोड़े जाते हैं, किस चीज़ पे? मार्केट फोर्सेस पे। पहले देखते हैं मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं। एक इकोनॉमी में कुछ मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, वो क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम कैसे प्रोड्यूस करें। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन गुड्स एंड सर्विसेज का वो किस तरीके का होगा, ठीक है ना? तो ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं कैपिटलिज्म में, उनको इन डिसीजंस को मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे लिया जाता है, यानी कि डिमांड कैसी है मार्केट में उसी हिसाब से सप्लाई भी होती है, और सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, इस बेसिस पे जो है हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। किस सिस्टम में? कैपिटलिज्म सिस्टम में। जो कैपिटलिज्म है इसमें देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको ओन करते हैं प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट पर्सन्स, ठीक है ना? तो प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटलिज्म में किन चीज़ों की? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कैपिटल वगैरह इन चीज़ों की ओनरशिप लोगों के पास होती है, प्राइवेट पर्सन जो होते हैं उनके पास होती है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो जो जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी में, उनको
लिया जाता है इस चीज़ को नज़र में रखते हुए, किस चीज़ को, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो मेन मोटिव जो कैपिटलिज्म में होता है कैपिटलिस्ट्स का या प्रोड्यूसर्स का, जो कि प्राइवेट पीपल होते हैं, उनका मकसद होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, ठीक है ना। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर विच देयर इज हाई डिमांड इन द मार्केट। सिर्फ उन चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जिनके लिए मार्केट में हाई डिमांड है। गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड using such a mix of the factors of production that minimizes cost of production। जो प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट फर्म्स वगैरह होंगी, उनका जब मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो वो क्या इंश्योर करेंगे, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो, वो कम से कम हो, क्योंकि तभी उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये होते हैं कैपिटलिज्म के फीचर्स। क्या होता है, एक तो प्राइवेट ओनरशिप होती है, दूसरा जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे लिए जाते हैं, और तीसरा होता है कि जो इसका मेन मोटिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटलिस्ट्स का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो कॉस्ट उसको मिनिमाइज करते हैं। कैसे, वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि उनका एफिशिएंट यूज़ हो, ताकि उनका कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो ये है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल मेरिट क्या है, इट फॉस्टर्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कैपिटलिज्म का मेरिट है, दैट इज ये सेल्फ इंटरेस्ट को इंश्योर करता है। उस चीज़ से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होता है। जब प्राइवेट फर्म्स जो हैं ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगी, मतलब मार्केट में फिर क्या है ना, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो हर एक फर्म चाहेगी कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतर हो और मेरे कॉस्ट सबसे कम हो, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे भी बेच पाऊँ, उसकी डिमांड भी बढ़े। तो इन चीज़ों से क्या होता है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी पेस बढ़ती है, ठीक है। तो ये होता है कैपिटलिज्म में। अब इसका डिमेरिट क्या है, इट ओवरलुक्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल डिमेरिट इस चीज़ का है, कैपिटलिज्म का है, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी जो होता है उसको ओवरलुक करती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, उसको नज़र में नहीं रखती है। इट लीव्स पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये जो पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होती हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको किसके रहमो करम पे छोड़ती है, मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे। मतलब अगर उनके पास है ताकत खरीदने का तो वो खरीदें, अगर नहीं वो भूखे भी मरे, तो कैपिटलिस्ट को उस चीज़ का दे डू नॉट केयर अबाउट दैट थिंग। ये होता है फीचर, ये इसका डीमेरिट है किस चीज़ का, कैपिटलिज्म का। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है लेकिन इसमें सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं उस चीज़ को साइड लाइन किया जाता है कैपिटलिज्म में। अब देखते हैं दूसरा जो है, दैट इज सोशलिज्म। ये एक दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे पास। इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। जो कैपिटलिज्म में मिसिंग है वो यहाँ पे है, किसमें, सोशलिज्म में उस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो ये वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, कौन से डिसीजंस, जैसे मैंने बोला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो मेजर डिसीजंस होते हैं इनको सोशलिज्म में कौन लेता है, गवर्नमेंट। ये डिसीजंस गवर्नमेंट के अंडर होती है, जबकि कैपिटलिज्म में यही डिसीजंस प्राइवेट जो मार्केट फोर्सेस हैं उसके बेसिस पे लिए जाते हैं। यहाँ पे इनको गवर्नमेंट लेती है, कीपिंग इन व्यू कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। तो इन डिसीजंस को लिया जाता है जो सोसाइटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको नज़र में रखते हुए यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है कि सोसाइटी में हर एक को जस्टिस मिले, ठीक है, हर एक को साथ लेकर चलना। ये होता है मोटिव सोशलिज्म का। इसका प्रिंसिपल मेरिट क्या है, वाइल प्रमोटिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट, इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है। इसके साथ साथ सोशलिज्म इंश्योर सोशल इक्वालिटी। हाँ, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, इससे क्या होता है, सोशलिज्म एंश्योर्स सोशल इक्वालिटी। इससे एंश्योर होता है सोसाइटी में जो इक्वालिटी है उस चीज़ को एंश्योर करता है सोशलिज्म। दस ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इज प्रिंसिपल मेरिट ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मेरिट क्या है, एक तो ग्रोथ होती है और ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी इंश्योर होती है, जो कि कैपिटलिज्म में मिसिंग है। वहाँ पे सोशल जस्टिस का फैक्टर नहीं होता है, जस्टिस मिले किसी को ना मिले, कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट्स होते हैं उनको उस चीज़ का कोई केयर नहीं होता।
अब डिमेरिट क्या है इस चीज़ में, इस सिस्टम का, सोशलिज्म का? इट गिव्स नो चॉइस टू द कंज्यूमर्स। जो सोशलिज्म है इसमें कंज्यूमर्स को कोई चॉइस नहीं मिलती है, और इट इग्नोर्स कंज्यूमर सॉवरेंटी। इसमें कंज्यूमर की सॉवरेंटी को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जब ये डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, इसमें प्राइवेट जो पीपल होते हैं उनका कोई से नहीं होता है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को कोई चॉइस नहीं मिलती है, इनकी सॉवरेंटी इसमें इग्नोर की जाती है सोशलिज्म में। ठीक, तो ये था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब तीसरा टाइप क्या है हमारे पास, जो इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरा टाइप इकोनॉमिक सिस्टम का है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है ना, कि ये होता है मिक्सचर ऑफ बोथ। किस चीज़ का? कैपिटलिज्म का एंड सोशलिज्म का मिक्सचर होता है ये। तो इसमें दोनों के फीचर्स को मिक्स किया जाता है, कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के होते हैं और कुछ फीचर्स सोशलिज्म के होते हैं। देखिए, इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी एज वेल एज आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसमें जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना, वो दोनों लेते हैं। वहाँ पे कैपिटलिज्म में सिर्फ मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे लिए जाते हैं डिसीजंस, जबकि सोशलिज्म में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लेती है डिसीजंस। लेकिन मिक्सड इकोनॉमी क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे भी डिसीजंस लिए जाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाथ होता है डिसीजन टेकिंग में। While the market forces would ensure maximization of individual profits, जब मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, उस चीज़ से इंश्योर होती है क्या चीज़? मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। तो इंडिविजुअल्स जो होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिक्सड इकोनॉमी में दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी पार्ट लेती है डिसीजन टेकिंग में। तो इस चीज़ से क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इंश्योर होता है। जब गवर्नमेंट भी डिसीजन टेकिंग में पार्ट लेती है, तो उसमें क्या होता है ना, कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इंश्योर होता है। उसमें गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है कि सोसाइटी में सोशल वेलफेयर मिले, सोसाइटी में सबको हम साथ लेकर चलें, जस्टिस मिले सोसाइटी में। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट भी गवर्नमेंट सेक्टर भी, टू फॉस्टर सेल्फ इंटरेस्ट। प्राइवेट सेक्टर सेल्फ इंटरेस्ट को इंश्योर करता है और गवर्नमेंट देखता है कि सोशल इंटरेस्ट। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्राइवेट ओनर होगा ना, प्राइवेट ओनर की कोई फैक्ट्री होगी, ठीक है, उससे पोल्यूशन होता होगा सोसाइटी में। प्राइवेट ओनर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सोसाइटी में जो मेरी प्रोडक्शन की वजह से जो है पोल्यूशन होता है, ठीक है, कि उसका मकसद क्या है कि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो, बाकी सोसाइटी सोशल कॉस्ट उस चीज़ का क्या होगा, ही विल नॉट केयर अबाउट दैट। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर क्या इंश्योर करेगी कि सोशल इंटरेस्ट भी देखेगी, कि यहाँ पे अगर सोसाइटी का एट लार्ज क्या होता है, नुकसान होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगी? गवर्नमेंट। तो मिक्सड इकोनॉमी का ये एक अच्छा फीचर है कि इसमें दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंटरवेंशन है उस चीज़ से सोशल इंटरेस्ट को इंश्योर किया जाएगा। अब प्रिंसिपल मेरिट देखिए, तो इट ऑफर्स कंज्यूमर सॉवरेंटी, इसमें कंज्यूमर सॉवरेंटी को इंश्योर किया जाता है, जबकि ये चीज़ मिसिंग होती है सोशलिज्म में। इट ऑफर्स कंज्यूमर सॉवरेंटी दैट एनहांसेस चॉइस एंड वेलफेयर लेवल ऑफ हाउस होल्ड्स। तो इससे क्या होता है, जो चॉइस एंड वेलफेयर लेवल हाउस होल्ड्स का है, इसको एनहांस किया जाता है कंज्यूमर सॉवरेंटी के थ्रू। तो अब सप्लाई साइड देखते हैं इस चीज़ का। ये जो था ना, ये दिस वाज डिमांड साइड, कि कंज्यूमर्स की सॉवरेंटी को एनहांस किया जाता है। अब सप्लाई साइड से क्या मेरिट है इस चीज़ का, मिक्सड इकोनॉमी का? दैट इज इट ऑफर्स प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट स्टिमुलेट्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर पेस ऑफ ग्रोथ। इससे प्राइवेट ओनरशिप जो होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, देखिए सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है गवर्नमेंट, लेकिन इस जो मिक्सड इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट ओनरशिप को अलाउ किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को। तो इस चीज़ से पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ती है। जैसे मैंने बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है मोटिव उनका, उस चीज़ से वो कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश होती है, तो उस चीज़ से पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एनहांसेस इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर प्राइवेट ओनरशिप से इंश्योर होता है पेस ऑफ ग्रोथ, तो दूसरी साइड जो गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरवेंशन होता है उस चीज़ से क्या इंश्योर होता है, दैट इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये मिक्सड इकोनॉमी में का फीचर है, ये इसका मेरिट है। अब डीमेरिट देखते हैं।
Public sector undertakings tend to breed inefficiency due to lack of accountability and lack of self interest. अब पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, उनका क्या चीज़ होता है ना कि उनमें इनएफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही सिर्फ मोटिव नहीं होता है, यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनका वो चीज़ मोटिव नहीं होता है। जबकि जब प्राइवेट ओनरशिप होती है गुड्स की, वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है मोटिव, तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी का कोई स्कोप ही नहीं है। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल हम लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल अगर हमारे पास है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो एफिशिएंसी लेवल की डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल की एफिशिएंसी लेवल वो नहीं होती है जो कि प्राइवेट स्कूल की एफिशिएंसी होती है। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में ये कुछ जगहों पर होता है ऐसा कि गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा हाल है। अब हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो है, कुछ डिफरेंस है, एफिशिएंसी लेवल में है डिफरेंस प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं है, ये एक एग्जांपल के तौर में पे मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर का यही हाल होता है अक्सर, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। प्राइवेट ओनर्स में ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसका मकसद, तो उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ से इंश्योर होता है एफिशिएंसी लेवल। तो ये इस चीज़ का डिमेरिट है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं हम, प्लानिंग की कितनी टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखें ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है प्लानिंग में, उस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट अगर करें प्लानिंग को, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव प्लानिंग, टोटलिटेरियन प्लानिंग और अथॉरिटेटिव प्लानिंग, इसके ये तीन नाम है। वन सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है विच डिसाइड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि हर एक चीज़ जो प्लानिंग के रिलेटेड होता है उसको डिसाइड करती है। कौन? सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसका कोई रोल नहीं होता है, प्लान फॉर्मुलेटिंग में कोई रोल नहीं होता है प्राइवेट जो है प्राइवेट पीपल का। इसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जनरली प्रैक्टिस्ड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज। जैसे सोशलिज्म में आपने देखा कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है सब कुछ, तो इस सिस्टम जो है इम्पेरेटिव प्लानिंग, इसको कौन सी कंट्रीज प्रैक्टिस करती हैं, जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमीज कहलाती हैं, वहाँ पे इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग इंड्यूसमेंट, और इंड्यूस्ड प्लानिंग भी इसको बोलते हैं, मार्केट इंसेंटिव्स प्लानिंग भी इसको बोलते हैं। स्टेट रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द सेट टारगेट्स। इसमें स्टेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपको इन टारगेट्स को अचीव करना है। इसमें पहले परसुएशन होता है, उसके बाद कंपल्जन होता है। पहले परसुएट किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, इन टारगेट्स को इस टाइम लिमिट में आपने कंप्लीट करना है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर फेल होता है इस चीज़ को करने में, तो उसके बाद कंपल्जन होता है, उसके बाद उनको ये चीज़ मैंडेटरी होती है करनी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग किस बेसिस पे, पीपल्स पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, कि लोगों की पार्टिसिपेशन प्लान मेकिंग में, प्लान फॉर्मुलेटिंग में क्या है, उस बेसिस पे अगर हम प्लान्स को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्लान्स बनते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है? ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। इसमें सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उनको सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स, डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स, सेट्स टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज। सब कुछ गवर्नमेंट ही इसमें करती है। जो प्लान है उसको फॉर्मुलेट भी गवर्नमेंट करती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी गवर्नमेंट तय करती है, टारगेट भी सेट गवर्नमेंट ही करती है, और प्रायोरिटीज भी डिफाइन गवर्नमेंट ही करती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कनेक्टेड विद कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये जो है ना सेंट्रलाइज्ड, ये यूजुअली सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, और डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में प्रैक्टिस की जाती है। इम्प्लीमेंटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, मतलब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसको? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को। एम्पावर्स पीपल
एज प्लानिंग ऑपरेट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें पीपल को एम्पावर किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लान होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, यानी कि इसमें लोगों का ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, अब देखते हैं हम जो प्लानिंग के टाइप्स हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे वो क्या है। हमारे पास है शॉर्ट टर्म प्लान। टाइम पीरियड के बेसिस पे हमारे पास पहला जो है दैट इज शॉर्ट टर्म प्लान, दूसरा है मिडिल टर्म प्लान और तीसरा हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये तीन टाइप्स ऑफ प्लान है हमारे पास, अगर हम इन प्लान्स को टाइम पीरियड के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें। तो देखते हैं पहले शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज कंट्रोलिंग प्लान, इसको कंट्रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। एनकम पासिस द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसमें जो प्लान बनाया जाता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है। देयरफॉर इट्स ऑल्सो नोन एज एनुअल प्लान, इसको एनुअल प्लान भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो प्लान है वो फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेज रेवेन्यू, इसमें क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? रेवेन्यू को रेज करना, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक टारगेट्स को अटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना एंड टू रिमूव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होता है उसको रिमूव करने के लिए भी शॉर्ट टर्म प्लान यानी कि एनुअल प्लान को यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आता है मिडिल टर्म प्लान। क्या होता है मिडिल टर्म प्लान? इट लास्ट्स फॉर 3 to 7 years बट नॉर्मली इट्स मेड ऑफ 5 years। जो मिडिल टर्म प्लान होता है ना, ये 3 से 7 सालों तक के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है नॉर्मली, लेकिन इसको 5 सालों के लिए, जैसे इंडिया में था प्लानिंग कमीशन के थ्रू बनाए जाते थे 5 ईयर प्लान्स, ठीक। तो 5 ईयर प्लान्स भी, उनको भी हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं। किस कैटेगरी में? मिडिल टर्म प्लान में। मिडिल टर्म प्लान यूजुअली इसको अगर डेफिनेशन देखोगे इस चीज़ की, मिडिल टर्म प्लान किसको बोलते हैं, तो इस रेंज में जो प्लान आते हैं 3 to 7 years के रेंज में, उनको बोलते हैं मिडिल टर्म प्लान। लेकिन जनरली 5 सालों के लिए प्लान बनाए जाते हैं इसमें। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट इज टू रेज पर कैपिटा इनकम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, रेज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना एंड क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि खुद मुख्तारी इसमें इंश्योर करना। सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फूड वगैरह, ताकि हम ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे बाहर की कंट्रीज़ पे। तो ये होता है जो मिडिल टर्म प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव। अब आता है लॉन्ग टर्म प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लान वो होता है जो कि 10 to 30 years के लिए लास्ट करता है, जो कि 10 to 30 years के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है। उस प्लान को बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म प्लान। उसका दूसरा नाम है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं। तो बेसिक फिलॉसफी क्या है इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? दैट इज टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। तो लॉन्ग टर्म प्लान का मोटिव होता है कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाएं। देखो, स्ट्रक्चरल चेंजेस आप इकोनॉमी में एनुअल प्लान के थ्रू नहीं ला सकते। 1 साल में आपका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता इकोनॉमी का। स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ता है जो कि 10 से 30 सालों तक का हो एटलीस्ट। तो ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। क्या क्या था? शॉर्ट टर्म प्लान, मिडिल टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का क्या रोल उसके बेसिस पे, और तीसरा क्या देखा? टाइम पीरियड के बेसिस पे प्लान्स के कितने टाइप्स हैं। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पे। देखें, इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में है इसकी एक हिस्ट्री रही है, वो देखते हैं हम थोड़ा सा। जो प्लानिंग कमीशन बना था इंडिया का, उससे पहले कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो हम थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। देखें, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इट वाज मेड बाय एम विश्वेश्वराया, ए नोटेड इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन। एक नोटेड इंजीनियर थे एंड पॉलिटिशियन थे, कौन? एम विश्वेश्वराया जी। तो इन्होंने पहले पहला अटेम्प्ट किया था किस चीज़ को? इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग इन 1934। कैसे किया था? थ्रू हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इसके थ्रू इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इंडिया में। कब किया था? 1934 में। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती हैं कि पहला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला अटेम्प्ट किसने किया था, कब किया था, और उसने कौन सी बुक लिखी थी। नाम भी है, इसको रख लो क्योंकि इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो
उसके बाद 1938 जो है उसमें प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। ये प्लानिंग नहीं, दिस इज नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1938 में क्या किया जाता है, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर। इसको बनाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उसके बाद हाँ, ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था, एक मिनट, नेशनल प्लानिंग कमीशन जो था, इट्स रिकमेंडेशंस कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। जो इसकी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ था तब। एंड चेंज इन इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज हो रही थी उस टाइम। तो उस वजह से जो नेशनल प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद इन 1944 बॉम्बे प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ बॉम्बे। 1944 में बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया गया 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स के द्वारा। जो बॉम्बे के 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उसमें कुछ टाटा बिरला वो भी थे और बाकी भी थे कुछ। तो इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया था। उसके बाद 1944 में ही गांधीयन प्लान आता है। तो गांधीयन प्लान इट वाज गिवन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इट एम्फसाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कटेज इंडस्ट्री एट्सेट्रा। तो ये था गांधीयन प्लान, इसको दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 1944 में गांधीयन प्लान आता है, इसको किसने दिया था और इसका क्या एम्फेसिस था, कौन सी चीज़ों पे इसने फोकस किया था, ये चीज़ें आप थोड़ा सा इस पर नज़र देना। ठीक, उसके बाद 1945 में क्या होता है, पीपल्स प्लान वाज गिवन बाय एम एन रॉय। 1945 में पीपल्स प्लान दिया जाता है, कौन देता है इसको, एम एन रॉय। उसके बाद 1950 में क्या होता है, सर्वोदय प्लान, इसको कौन देता है, जयप्रकाश नारायण। A few points of this plan were accepted by the government। जो सर्वोदय प्लान था 1950 में जिसको दिया था जयप्रकाश नारायण ने, तो इसके कुछ पॉइंट्स जो थे उनको एक्सेप्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने इस प्लान के कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया था। तो ये था कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री, जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी कुछ हिस्ट्री थी ये। तो क्या था, पहला प्लान क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो लिया था वो लिया था इन्होंने, जो कि एक इंजीनियर एंड पॉलिटिशियन थे। इन्होंने कब लिया था, 1934 में। तो कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, ये वाली। तो उसके बाद 1938 में नेशनल, इस पे आप यहाँ पे नेशनल लिखना, नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसको सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी रिकमेंडेशंस नहीं इंप्लीमेंट की गई थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन जो चेंज हो रही थी। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आया। इसको 8 इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स उस टाइम के थे बॉम्बे के, तो उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। उसके बाद गांधीयन प्लान आता है 1944 में, जिसको श्रीमन नारायण अग्रवाल देते हैं। इट एम्फसाइज्ड ऑन दीज थिंग्स, डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, इस चीज़ पे इसने एम्फेसाइज किया। तो उसके बाद 1945 में आता है पीपल्स प्लान, जिसको दिया था एम एन रॉय ने। उसके बाद 1950 में सर्वोदय प्लान आता है, जिसको दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जिसके कुछ पॉइंट्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किए थे तब। तो इसके साथ हमारा होता है ये आज का लेक्चर कंप्लीट, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक थोड़ी सी हम इस पे नज़र देते हैं क्या क्या डिस्कस किया हमने इसमें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले हमने प्लानिंग को डिफाइन किया, प्लानिंग की क्या डेफिनेशन होती है। इसमें हमने देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं कंट्री में, कि कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी। इसमें सबसे प्राइवेट सेक्टर का रोल, और सोशलिज्म में हमने देखा गवर्नमेंट सेक्टर का रोल, और मिक्सड इकोनॉमी में हमने देखा दोनों का रोल। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हमने इंपेरेटिव इंडिकेटिव देखा। उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन
कैसी है, कितनी पीपल्स पार्टिसिपेशन किस लेवल की है, उस बेसिस पे अगर देखें तो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है हमारे पास। और उसके बाद टाइम पीरियड के बेसिस पे हमने देखा हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लान था और मिडिल टर्म प्लान था और तीसरा था लॉन्ग टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म प्लान 1 साल के लिए था, ये इतने सालों के लिए था, और जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान था वो 10 to 30 ईयर्स का था, इसको हम पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि प्लानिंग के जो अटेम्प्ट्स किए गए इंडियन इकोनॉमी में, तो उनको हमने देखा कि कौन कौन सा, किस किस ने कौन सा अटेम्प्ट दिया, कब दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की। तो इसके बाद हम बाकी के लेक्चर्स भी देखते हैं, बाकी देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन वगैरह जो नीति आयोग है वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।